नमस्कार प्यारे साथियों। मैं बिमल सिंह आप सभी का बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स बेसिकली ये रहेगी कि जो हमारा 2022-23 के लिए लाइव बैच स्टार्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ पहले। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जैसे हमारा जो एप्लीकेशन है, पहले तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन ये अवेलेबल हो जाएगा। इसका नाम आप देख रहे होंगे। सर्च आप जैसे ही करेंगे प्ले स्टोर पर जाएंगे उसको, तो विमल क्लासेज सिविल सर्विसेज जैसे आप उस पर डालेंगे तो जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर पर आपके सामने शो होने लग जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है ना। जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी है और पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस और आपका क्विज है, उसमें मॉक टेस्ट भी रहेगा और आपका प्रैक्टिस सेट भी उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना। आइए आगे थोड़ी सी आपको बैच के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी और बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको एनरोल करना है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे सबसे पहले क्या है कि जो बैच है आपका यूपीएससी सीएसई 2022 और 23 जो लैब बैच है, ठीक है, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हो। जैसे कि पहला ये दे रखा है आपको। ठीक है। इसकी क्या है कि फ़ीस जो है प्री और मेंस के लिए 8,000 रुपये है, और जो कि आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, पूरा का पूरा। इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है फिक्स इसकी। और 8,000 रुपीज़ में जो है प्री और मेंस का पूरा कवर करवाया जाएगा आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ के साथ में जो है। ठीक है। और दूसरा, जैसे कि हमारा एक बैच उस पर चल रहा है वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि जीएस की सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज उसमें पूरा कवर करवाया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी मॉक टेस्ट सीरीज़, इसमें क्या है कि 6 to 12 क्लास तक आपको केवल मॉक टेस्ट जो होते हैं वो सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है ना। एक है हमारा 6 to 12 MCQ सीरीज़ फॉर इंग्लिश मीडियम। इसमें क्या है कि इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे के पूरे प्रोवाइड किए गए हैं, केवल इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है। और जैसा कि आगे आप देख रहे होंगे, एक दो बैच और हैं हमारे जो कि 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी 2021 टेस्ट सीरीज़। इसमें क्या है कि 2021 वालों के लिए केवल इसमें टेस्ट सीरीज़ हैं सॉल्यूशन के साथ में। और इसमें क्या है, यूपी पीसीएस के लिए जो 24 अक्टूबर का एग्ज़ाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज़ हैं इसमें सॉल्यूशन के साथ में। तो जिसमें भी आपको एनरोल करना है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। और सबसे मेन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमारा प्री और मेंस का जो लैब बैच चल रहा है अभी आज से जो स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर हमने बेसिकली 6th क्लास के मॉक टेस्ट पूरे प्रोवाइड कर दिए हैं। 7th क्लास का मॉक टेस्ट वहाँ अभी जो है रेगुलर हो चुका है, वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके अलावा भी हम लोग जो हैं वहाँ करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी आपको पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से आपके एनसीईआरटी के लेक्चर भी वहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। ये फ्रीली लेक्चर है आज का जो है पूरा का पूरा। इस लेक्चर को पहले पूरा देखिएगा, तब जा कर के आगे एनरोल कीजिएगा। अगर समझ में अच्छे से आता है तो फ्रेंड्स हमें फीडबैक जरूर कीजिएगा इस पर, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि वहाँ मैंने आपको बताया कि उसकी जो फीस है प्री और मेंस बेल वाले बैच की वो कितनी है, 8,000 रुपये है। ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। और जैसे कि किसी के सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जैसे कि वो अपनी फ़ीस को जो है 3 इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हैं। पहला ये है उनके सामने कि जैसे कि वो 3,000 पे करने के बाद जो है हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे 5,000 उनका शेष बचता है उसको वो जो है अपना 2 इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हैं 2 और 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है ना। ये इसकी बेसिकली नॉलेज है फ्रेंड्स। ठीक है। और जैसे मैं पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल में बता दूंगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सीरीज़ जो है वो क्लास 6 का था हमारा, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो था। चलिए उसके बारे में देखते हैं और उसको अच्छे से डिटेल में समझ करके चलते हैं। ठीक है।
और आई होप, मैं श्योर हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल भी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सूची दी हुई है चैप्टर्स की, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें आपके 12 चैप्टर हैं कंप्लीट जो है। और जैसे कि पहला चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे इसमें कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। दूसरा है आरंभिक मानव की खोज में, और तीसरा है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। फोर्थ है आरंभिक नगर, और फिफ्थ है किताब और कब्रें। सिक्स्थ चैप्टर है आपका जो है राजा, राज्य और गणराज्य, ठीक है। राजा, राज्य और गणराज्य। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला चैप्टर यहाँ पे क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस वाले लेक्चर में आज हम इस अध्याय को पूरा का पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और विद एमसीक्यूज के साथ, जो भी प्रैक्टिस सेट में इसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आज हम इसको कवर करेंगे। बस बशर्ते आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ जो भी आज का है वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को भी, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर का नाम है, पहले अध्याय का आपका क्या, कब और कहाँ और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या सीखेंगे, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे आज इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसमें आज हम कवर करेंगे इतिहास की स्रोत क्या है हमारे। इतिहास को जानने के लिए हम कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर इसमें हम पढ़ेंगे आज भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया जो है भारत का नाम कैसे पड़ा। और फोर्थ नंबर पर आज हम इसमें पढ़ेंगे तारीखों के मतलब क्या है। तारीखों के मतलब क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ब्रेक लगाए और मतलब टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे कंटेंट को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इतिहास क्या है। सबसे पहले इतिहास क्या है, तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि इतिहास का क्या मतलब है। तो आप बेसिकली जानते हो कि मानव के बीते हुए कल की जो कहानी है, यहाँ आप देख रहे होंगे इसको, मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। जो हमारा मानव समाज है या जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, उनका जो बीता हुआ कल है, जो पास्ट है उनका, उसकी जो कहानी है उसी को इतिहास कहते हैं। और मानव समाज में देखा जाए तो विभिन्न कालों में जो है तरह तरह के बदलाव हुए हैं, अलग अलग टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बदलाव हुए हैं मानव के समाज में जो है, हमारे का समाज में हुए हैं। और इतिहास में हमें इन बदलावों का पता चलता है। नॉर्मली जब हम किसी परिवार में बातचीत करते हैं, या हमारे परिवार में पुरानी बातें जब हमारे दादा हैं या कोई भी है जो हमें बताते हैं, तो आप जानते हैं कि वो अतीत के बारे में बातें बताते हैं। जैसे कि हमारा समाचार पत्र हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे पत्रिकाएं हो गई, टीवी हो गया, और आप रेडियो का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो। तो रेडियो से भी हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो हमें इतिहास के बारे में प्राप्त होती हैं। सोच के चलिए एक बार, अगर हमें आज से हजारों वर्ष के या 1000 वर्ष पहले के जो लोग थे उनके रहन सहन के बारे में पता लगाना हो या जानना हो, तो हम कैसे जानेंगे। नॉर्मल सी बात है, हमें अपने पास्ट को देखना पड़ेगा, अपने इतिहास को देखना पड़ेगा। और 1000 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जो है, लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। किसका, इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसका जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसका अध्ययन करते हैं, इतिहास का। और इतिहासकार जो हैं हमारे, वो अतीत से उनको जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं या तथ्य जो भी प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को, वो उनके आधार पर, जो उनको साक्ष्य और जो तथ्य प्राप्त हुए हैं हमारे इतिहासकारों को, वो उनके आधार पर ही बीते समय की जानकारी जो है हमें प्रदान करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। और इतिहास, हिस्ट्री जो है, वो बीते हुए समय, जो हमारा पास्ट है, जो बीता हुआ समय है, वो समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एकमात्र साधन साबित होता है, जिससे कि हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं नॉर्मली। अब बात आती है कि कैसे पता लगाते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि इतिहास जो है हमें बीते हुए समय या वहाँ के जब उस समय के जो लोग थे उनके समझने या जानने का एकमात्र साधन है इतिहास जो है। लेकिन अब उनके बारे में पता कैसे चलता है इतिहास में, क्वेश्चन। तो जो ध्यान रखना, अतीत में एक ऐसा भी युग था, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, जो बीत चुका है, उसमें एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे।
जब लोगों को जो है लिखने की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, लोग लिखना नहीं जानते थे, और उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी जो है उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं जो थी, जैसे कि आपका मिट्टी के बर्तन थे, खिलौने थे, हथियार थे, और जो है औजारों के द्वारा मिलती है, जो जानकारी मिलती है उन लोगों के बारे में। हम ये भी कह सकते हैं कि इन वस्तुओं को जो है पुरावेत्ता जो हुआ करते थे, हमारे पुरातत्ववेत्ता जो हुआ करते थे, वो जमीन के अंदर से खोद करके प्राप्त किया करते थे, इनको खुदाई कर करके जो है। और वस्तुएं जैसे कि ऐतिहासिक जानकारी के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो हमें खुदाई करने के बाद में प्रोवाइड हुआ करती थी, वो वस्तुएं जो है हमें क्या था कि जो जानकारी थी, हमारी ऐतिहासिक जानकारी, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और आप लोग जानते हो, जो हमें उपलब्ध है, सभी की सभी सामग्रियां जो हैं हमें उपलब्ध हैं, साक्ष्य या तथ्य जो भी, अगर उनको देखा जाए या उनके आधार पर अगर देखा जाए, तो इतिहासकारों ने जो है अतीत को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। कितने में? 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में। और वो समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, एक ऐसा समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, वो क्या कहलाता था? पूर्व या फिर प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता था। और वह समय एक ऐसा समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, हमें लिखित सामग्री जो है वो प्राप्त तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसे क्या कहा गया था? आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया था। उसको क्या कहा गया था? आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया था। इसी प्रकार से जिस काल में या जिस समय के विषय में हमें जो है लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, लिखित सामग्री भी उपलब्ध है हमें और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो ध्यान रखना उस काल या उस समय को हमने क्या कहा था? ऐतिहासिक काल कहा था, या उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और प्राचीन काल में अगर देखें तो मानव ने जब लिखना शुरू किया था या पढ़ना शुरू किया था, तो उसे कागज का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी उसे कागज का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? क्या था कि उसको कागज का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। जो मानव था, जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया, जब लिखना शुरू कर दिया, तब उसको क्या था कि कागज का ज्ञान उसको नहीं था बिल्कुल भी। ध्यान रखना इस चीज को। अब बात करें कि वह अपने लेखों को, जो लेख हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए, तथ्यों के रूप में या एविडेंसेस के रूप में हमें प्राप्त हुए, तो मतलब वो अपने लेखों को ताड़पत्र जो हुआ करते हैं, ताड़पत्र बोलते हैं, जो ताड़ का पेड़ होता है उसके जो चौड़े पत्ते हुआ करते हैं, उनको ताड़पत्र बोला जाता है। भोजपत्र, भोजपत्र बोला जाता है। भोज नाम का एक पेड़ हुआ करता है, उसकी छाल जो होती है उसको भोजपत्र बोला जाता है, ठीक है ना? और ताम्रपत्रों पर, ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे के पतले और जो चपड़े, आप बोल सकते हो चपड़े टाइप के टुकड़े होते हैं, उनको जो है ताम्रपत्र बोला जाता है। उन पर लिखा करते थे। और कभी कभी लेख जो थे वो बड़ी बड़ी शिला तो आप जानते ही होंगे, स्तंभ भी आप लोग जानते होंगे, पत्थर की दीवारों या फिर मिट्टी या फिर जो पत्थर हुआ करते हैं उनके छोटे छोटे फलकों पर, किस पर? छोटे छोटे फलकों पर जो है या फिर टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ऐसा हमें इतिहास से पता चलता है, ठीक है ना? इसका हमें इतिहास से पता चलता है अपने से। अब बात करें इतिहास का महत्व क्या है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टॉपिक को, इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व, तो देखिए इतिहास, सबसे पहले यहाँ आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं और साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है। जो हमारा इतिहास है उससे हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है, ठीक है ना? और दूसरा यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इतिहास में हमें, जो हमारा इतिहास है उसमें हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में जो है लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। यानी कि हमें अपने अतीत के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, भूतकाल में जो लोग कैसे रहते थे, उनके खाने के बारे में, क्या खाया करते थे, कहाँ पर रहते थे, क्या पहनते थे, उसके बारे में हमको ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। किससे? अपने इतिहास से, ठीक है ना? आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि इतिहास
हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। बात वही आगे निकल करके कि इतिहास जो है हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बताता है, यानी कि उन लोगों का पेशा जो था वो कैसा हुआ करता था, रहन सहन कैसा हुआ करता था। आगे इसने बोला है कि इतिहास में हमें अपने पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की, और आगे हमारा भविष्य में समाज जो है उन पर सुधार भी कर रहा है। आगे इसने बोला है कि इतिहास में हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो अतीत में उपलब्धियां हासिल की उनके बारे में भी हमें पता चलता है, जैसे कि आविष्कार हुए, नई नई चीज़ों की खोजें हुई, तो उन सब के बारे में हमें इतिहास से पता चलता है। आगे इसने बोला है कि इतिहास से हमें ये भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। तो मैंने आपको भी बताया था कि इतिहास में जो अतीत में हुआ हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इतिहास के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें यह भी हमें पता चला कि जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरह के खेल खेला करते थे। ठीक है, और आगे इसने बोला है कि इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, एक बेहतर भविष्य को बना सकें। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की, उनमें सुधार हमारा भविष्य आगे के लिए कर रहा है, हमारा सभी समाज जो है वो भविष्य में सुधार कर रहा है। ठीक है ना। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसने बोला है कि लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी 6 क्लास में आपका टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल में लोग निम्नलिखित स्थानों पर रहते थे। जो प्रागैतिहासिक काल था हमारा उसमें लोग जो थे वो निम्न स्थानों पर रहते थे। अब कौन कौन से स्थान पर रहते थे? नर्मदा घाटी, जो नर्मदा नदी है उसके तट पर। किस पर? नर्मदा नदी के तट पर। और उत्तर पश्चिम में स्थित जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं वहां पर निवास किया करते थे लोग जो है। और पूर्वोत्तर की जो गारो पहाड़ियां हैं उन पर, और मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ियां हैं वहां पर भी जो लोग निवास किया करते थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसने बताया है कि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो थी वहां पर भी वो निवास किया करते थे। गंगा और सोन नदी के किनारे भी वो लोग जो है निवास किया करते थे। ठीक है, आगे इसने बोला है कि नर्मदा नदी के बारे में देखिए। जब नर्मदा नदी के पास वो लोग रहते थे तो वहाँ उसके बारे में थोड़ा सा इसने बताया भी है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते इसके बारे में भी। जैसा कि इसने बताया है, नर्मदा नदी कई हजार वर्षों तक लोग जो थे वो नर्मदा के नज़दीक रहते थे। जो नर्मदा नदी है उसके नज़दीक भी लोग जो है कई हजार वर्षों तक रहते थे। वे लोग जो थे कैसे, वो लोग क्या किया करते थे, यहाँ पर ध्यान रखना, शिकार करते थे और या फिर कंदमूल फल इकट्ठा किया करते थे। शिकार किया करते थे और क्या करते थे, कंदमूल फल जो होते हैं उनको इकट्ठा किया करते थे। और ऐसे लोग जो थे किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे। ध्यान रखना, एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि खानाबदोश या फिर बंजारे हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? खानाबदोश या फिर बंजारे हुआ करते थे। ठीक है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेरा जो डालते हैं लोग उनको खानाबदोश या फिर बंजारे बोला जाता है। दूसरे में इसने बताया है सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर भी निवास किया करते थे। तो नॉर्मली यहाँ देखिए कि इन पहाड़ियों में जो लोग हैं लगभग 8000 वर्ष पहले, कब? 8000 वर्ष पहले रहते थे। और वे उन लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? खेती की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, खेती की शुरुआत की थी, वे उन लोगों में से थे। और गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। वो किसकी? गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। ये लोग जो थे वो भेड़, बकरी और गाय बैलों को पाला करते थे। किस किस को? भेड़, बकरी, गाय और बैल, इन जानवरों को ये लोग जो हैं पाला करते थे। और ये लोग जो हैं एक स्थायी जीवन जीते थे। एक स्थायी जीवन जीते थे ये लोग जो थे। कैसा जीवन? स्थायी जीवन, यानी कि एक ही स्थान पर टिककर रहते थे। जो कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में जो लोग निवास किया करते थे वहाँ पर जो रहा करते थे वो एक कैसा जीवन जीते थे? एक स्थायी जीवन जीते थे, एक जगह टिक करके रहते थे, जम करके। और इसी समय के आसपास जो है किसका निर्माण हुआ? ध्यान रखना, इसी समय जो है गांवों का निर्माण हुआ, विलेजेस का निर्माण हुआ। ठीक है ना, आगे देखिए।
आगे इसने बताया है किसके बारे में, गारो और जो विंध्य की पहाड़ियाँ थी हमारी, वहाँ पर भी लोग निवास किया करते थे। गारो और विंध्य की पहाड़ियों में भी लोग निवास किया करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में इसने गारो और विंध्य की पहाड़ियों के बारे में बताया है। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग जो थे, उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की थी। किसकी खेती शुरू की थी? धान की खेती शुरू की थी। ध्यान रखना, जो गारो और विंध्य की पहाड़ियों में जो लोग निवास किया करते थे, वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले धान की खेती यानी कि चावल की खेती की शुरुआत की थी। और विंध्यांचल के उत्तर की तरफ देखा जाए, विंध्यांचल के उत्तर की तरफ तो धान की खेती होती थी। किसकी खेती? धान की खेती हुआ करती थी। आगे इसने बताया है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जहां पर वो लोग निवास किया करते थे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास में। तो ध्यान रखना, जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है आरंभिक शहरों का विकास जो है कब हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ? तो लगभग ध्यान रखना 4700 वर्ष पहले हुआ था। कब? 4700 वर्ष पहले हुआ था। अब इसने बताया है गंगा और सोन नदी के क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे, तो गंगा नदी के किनारे पर शहरों का विकास जो है लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। और इसने बताया है कुछ शहर जो थे वो सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कहाँ पर? सोन जैसी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे पर भी विकसित हुए थे। और कुछ शहरों का विकास जो था वो समुद्री तटों पर भी हुआ था। कुछ ऐसे शहर भी थे जिनका अगर विकास देखा जाए तो वो जो है समुद्र तट पर भी हुआ था। कहाँ पर? समुद्र तट पर भी हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो इतिहास के स्रोत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इतिहास का स्रोत, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक भी है आपका ये जो है इतिहास के स्रोत के बारे में। तो हमें इतिहास के स्रोत में अगर बात करें तो किस किस से पता चलता है? हमें दो स्रोतों से पता चलता है, और वो दो स्रोत कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। एक तो पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में अगर बात करें तो हम सबसे पहले पांडुलिपियों के बारे में बात करें। किसके बारे में? पांडुलिपियों के बारे में बात करें तो ये पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाने लगी। क्या कारण था इनका पांडुलिपि कहलाने का? क्योंकि ये हाथ से लिखी हुआ करती थी। किससे? हाथ से लिखा हुआ करता था। ये जो था पांडुलिपियों में जो लिखा हुआ करता था वो हाथों के द्वारा लिखा हुआ करता था। तो हाथ से लिखा होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाने लगा। और इन्हें अंग्रेजी में बात करें, इनमें इंग्लिश में जो इसका वर्ड होता है वो क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। इंग्लिश में जो इसका वर्ड होता है, या इंग्लिश में इसको पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा जो है हमारी उसके मेन्यू शब्द से निकला है। और मेन्यू का शब्द होता है हाथ। क्या होता है? हाथ होता है। और पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़पत्रों पर, जो पाम लीफ मैंने भी आपको बताया था, ताड़पत्र, ठीक है ना। और हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुर्ज यानी कि बिर्च नाम का जो पेड़ था, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिला करती थी हमको पांडुलिपियाँ जो है। और पांडुलिपियाँ जो थी वो हमें मंदिरों और बिहारों में या बिहारों से जो है प्राप्त होती थी। कहाँ से प्राप्त होती थी? मंदिरों से और बिहारों से जो है हमें ये प्राप्त होती थी। ठीक है, आगे बात करें हम इसी में अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? अभिलेख के बारे में। एक तो पांडुलिपियों से पता चलता है हमें, और दूसरा हमें किससे पता चलता है? अभिलेखों से, यानी कि इंस्क्रिप्शन से। तो ध्यान रखना, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए हों या उन पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हों, उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। और इन अभिलेखों को शासक जो है वो जनता के बीच अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए, किसके लिए? अपने जो उनके आदेश जो हुआ करते थे, जैसे कि ऑर्डर जो करना होता है, एक उन लोगों को क्या है कि एक ऑर्डर देना या आदेश देना, तो वो जो करना है अपनी जनता के बीच में, तो अपनी जनता के बीच अपने आदेशों का पालन करवाना, उसके लिए जो शासक थे वो अपने अभिलेखों का प्रयोग किया करते थे। आदेश करवाने के लिए अपने अभिलेख लगवाया करते थे। जैसे कि बात करें तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख है, और अशोक का जो है रुम्बदेय अभिलेख है। तो जो अशोक का जो रुम्बदेय अभिलेख है, जो अशोक के रुम्बदेय अभिलेख का जो एक अंश है, जो लुम्बिनी
कहाँ से? लुम्बिनी, जो कि लुम्बिनी कहाँ पर है आपका? नेपाल। कहाँ पर? नेपाल। नेपाल से प्राप्त हुआ है हमें। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेपाल से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख में जो है, कौन से में? रुम्मिन्दी अभिलेख में जो है अशोक ने ये घोषणा की है कि ये जो है लुम्बिनी जो है, या लुम्बिनी में उपज का जो है 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। इसने अपने रुम्मिन्दी अभिलेख में ऐसा लिखा है कि उपज है जो हमारी, उसका जो 8वां भाग है वो कर के रूप में लिया जाएगा, टैक्स के रूप में लिया जाएगा। इसने अपने रुम्मिन्दी अभिलेख में लिखा है अशोक ने। और अशोक के अभिलेख जो थे वो पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों में माने गए थे। ठीक है, मैं अभी आपको जो है वो उसका दिखा दूंगा, सॉरी वो क्या बोलते हैं उसका, मैं अभी आपको रुम्मिन्दी अभिलेख जो है अशोक का वो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, तो अभी मैं क्या बात कर रहा था आपसे, तो कहाँ से प्राप्त हुए हमें? नेपाल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? नेपाल से। लगभग, हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो हमारा 2250 वर्ष पुराना, यहाँ पे वर्ष होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये, कोई नहीं, आगे पीडीएफ में इसमें करेक्शन कर दिया जाएगा। तो 2250 वर्ष पुराना जो अशोक का अभिलेख है, क्या है? अशोक का जो अभिलेख है वो हमें वर्तमान कहाँ से प्राप्त हुआ है? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। कहाँ से मिला है? कंधार से मिला है, जो कि यूनानी और कैसी? अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। कैसी भाषा में? यूनानी और अरमाइक भाषा में हमें ये लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। चलिए मैं आपको अशोक का रुम्मिन्दी अभिलेख दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो अशोक का ये रुम्मिन्दी अभिलेख है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है, अशोक का रुम्मिन्दी अभिलेख, जिसमें उसने ये घोषणा की थी कि जो उपज का 8वां भाग है वो कर के रूप में लिया जाएगा जनता से। इस अभिलेख में उसने ऐसा लिखवाया था, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ देखिए पुस्तकों के नाम हैं जिससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, और लेखक हैं और उनके काल का जो विवरण है उनके बारे में पता चलता है। जैसे पुस्तक का नाम है, धार्मिक साहित्य में अगर देखें तो वेद। वेद, तो वेद का जो इसमें जो काल का विवरण किया गया है वो वैदिक कालीन इसमें विवरण हमें देखने को मिलता है। हमारे वेदों में किसका विवरण मिलता है? वैदिक कालीन विवरण हमें देखने को मिलता है वेदों में। और जो रामायण और जो महाभारत हैं ये वाल्मीकि ने लिखी थी, व रामायण जो है, और हमारा महाभारत जो है वो किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। और इसमें जो है महाकाव्यकालीन समाज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जो आपका जैन और बौद्ध साहित्य हैं और जो जातक कथाएं हैं आप लोगों की, उनमें अगर देखें काल का विवरण तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक स्थिति थी उसका विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे इसने बताया है धर्मोत्तर साहित्य के बारे में। किसके बारे में? धर्मोत्तर साहित्य के बारे में। तो देखिए धर्मोत्तर साहित्य के बारे में इसने जो बताया है हमें, जैसे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो कौटिल्य या फिर चाणक्य उनको बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था कि मौर्यकालीन समाज की जो राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक और जो धार्मिक स्थिति थी उसका विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। ऐसे ही जो राजतरंगिणी है कल्हण की, तो कल्हण ने उसको लिखा था राजतरंगिणी को जो है, उसमें कश्मीर के 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में जो इतिहास का जो विषय है उसके बारे में विवरण हमें देखने को मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी पुस्तक में। जो विदेशी यात्रियों के वृतांत थे, हमारे जो विदेशी यात्री आए हमारे भारत में, उनके जो वृतांत थे उनमें से एक पुस्तक थी इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक थी? मेगास्थनीज की, जो कि एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वो कौन था? एक यूनानी राजदूत था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और इसमें क्या देखने को मिला हमें? चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की एक झलक हमें देखने को मिली, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का इसमें विवरण हमें देखने को मिला था। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसने बताया है यात्रा विवरण। किसके बारे में? यात्रा विवरण के बारे में। तो देखिए यात्रा विवरण जो है वो किसकी पुस्तक है? फायान, जो कि एक चीनी यात्री था जो गुप्त काल में आया था, और गुप्त काल से संबंधित उसने विवरण इसमें दिया है। किसमें? यात्रा विवरण में। दूसरी यात्रा विवरण जो थी वो ह्वेनसांग की ह्वेनसांग जिसको बोला गया है, और आपके एनसीईआरटी में एक नाम भी यूज हुआ है ह्वेनसांग के लिए, ह्वेनसांग। ठीक है, तो ये एक चीनी यात्री था
और इसने जो है हर्षवर्धन काल के शासनकाल का विवरण जो है अपनी यात्रा विवरण में किया है, उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजी। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजी, यानी कि इसमें आर्कियोलॉजी में आपको बता दूं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। और हाँ, तो अतीत में बनी और प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, जो हमारा अतीत है उसमें प्रयोग किया, अतीत में बनी, देखो आप देखिए आप, अतीत में बनी और प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं थी, इमारतें थी यानी कि बिल्डिंग्स थी, हथियार यानी कि वेपन्स, औजार यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, बर्तन, वेयर्स, आभूषण, ऑर्नामेंट इत्यादि, जो भी प्राय हमें खुदाई से प्राप्त होती हैं, क्या कहलाती हैं? पुरातत्व कहलाती हैं, आर्कियोलॉजी कहलाती हैं, आर्कियोलॉजी कहलाती हैं, पुरातत्व कहलाती हैं। और इन वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है, या फिर आप इसको आर्कियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे ही जहां से यह वस्तुएं अथवा अवशेष प्राप्त होते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है पुरास्थल। क्या कहा जाता है? पुरास्थल कहा जाता है। और पुरातत्वविद जो थे वो जानवरों, चिड़ियाओं, मछलियों, इनकी हड्डियों को भी ढूंढा करते थे। जैसे कि हमारे जानवर हो गए, मछलियाँ हो गई, चिड़िया हो गई, इनकी हड्डियों को भी ढूंढा करते थे, जिससे उन्हें किस बात का पता चलता था कि उनको ये जानने में हेल्प मिलती थी, उनको मदद मिलती थी कि अतीत में लोग यहाँ पर क्या खाते थे, अतीत में लोग यहाँ पर क्या खाते थे, उसके बारे में इनको इससे जानकारियाँ प्राप्त होती थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसने बताया है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत का नाम कैसे पड़ा। भारत का नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, भारत के लिए भारत और इंडिया जैसे शब्द, भारत और इंडिया जैसे नामों का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो इस चीज को। तो इंडिया शब्द, जो आप इंडिया शब्द देख रहे हो, किससे निकला है? इंडस से निकला है। किससे? इंडस से निकला है। और जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर से आने वाले जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक लोग थे और जो ईरानी लोग थे, उन्होंने सिंधु को जो है क्या कहा? हिंदोस कहा था। सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस कहा था। और क्या कहा था? इंदोस कहा था। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? उसको इंडिया कहा गया। उसको क्या कहा गया? जो हमारे जो इंदोस है, जो हिंदोस है, उसके जो, या फिर इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया था? इंडिया कहा गया था। भरत नाम का प्रयोग जो था, जो भरत नाम है, इसका जो प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। और इस समूह का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इन्हीं के नाम पर जो है देश का नाम भारत कहा जाने लगा था। अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नोटिस करी, आप मैंने हाईलाइट भी किया है कि भरत नाम का प्रयोग, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में, कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में। तो चलिए एक मैप के जरिए से मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे कि देखिए आपकी डायरेक्शंस हैं, और यहाँ पे आपका नॉर्थ है, और इधर आपका साउथ है, और इधर आपका ईस्ट, और इधर आपका वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा जो है एक हिंदू कुश का खैबर दर्रा था। यहाँ पर हिंदू कुश का खैबर दर्रा था। यहाँ पर हिंदू कुश का यहाँ पर एक खैबर दर्रा था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या था? हिंदू कुश पर्वत था, हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारा सुलेमान का दर्रा था, सुलेमान वैली। ठीक है, और ध्यान रखना
इन दोनों के बीच में, यानी कि सुलेमान जो आपका दर्रा था और जो आपका हिंदू कुश पर्वत था, इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो ऐसे करके जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो कबीला था वो भरत जनों का कबीला हुआ करता था। यहाँ पर किसका? भरत नाम के, भरत वंश या भरत नाम के लोगों का क्या था, यहाँ पे कबीला हुआ करता था, और उसी कबीले को क्या नाम दे दिया गया? भारत नाम दे दिया गया। ध्यान रखना, जो कि कहाँ पर था आपका? साउथ और नॉर्थ के बीच में, सॉरी वेस्ट और उसके बीच में था आपका, नॉर्थ के बीच में। ठीक है, किस किस के बीच में? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी कि उत्तर पश्चिम में था। इस कबीले का नाम क्या रख दिया गया? भारत रख दिया गया। जो कि भरत, मैंने भी बताया ना, भरत नाम का जो प्रयोग था वो इस समूह के लिए किया गया था, कबीला जो हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा समझ में आ रहा हो तो आप फीडबैक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, लिंक जो है आपको एक टेलीग्राम जो स्टार्ट हो रहा है चैनल नया, उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसमें सभी अपडेट दे दिए जाया करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, तारीखों की मतलब क्या है। हमारा लास्ट टॉपिक है तारीखों की मतलब क्या है। इसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ हम, जो है तारीखों की मतलब क्या है। तो इतिहास में कुछ तिथियां जो थी वो ईसा पूर्व में होती थी। किसमें? ईसा पूर्व में होती थी। और कुछ किस में होती थी? ईसवी में। कुछ लोग इसमें डिफीट रहते हैं, कि उनको उसमें डाउट रहता है ईसा पूर्व और ईसवी में, वो इसी को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग दो शब्द हैं, ईसा पूर्व और ईसवी। तो ईसा पूर्व का तात्पर्य है, ईसा पूर्व का तात्पर्य ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से पहले का समय जो था वो ईसा पूर्व कहलाता था। ईसा मसीह कौन थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे। ठीक है, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, वही समय क्या कहलाने लगा? उनके जन्म के पहले का समय क्या कहलाने लगा? ईसा पूर्व। और इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो ईसवी को जो है अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। और एडी जो है लैटिन भाषा के दो शब्द थे, कौन कौन से? एनो और डोमिनी। इससे मिलकर के क्या बना है हमारा? ईसवी बना है, एनो डोमिनी। और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं, हम ईसवी या एडी का प्रयोग उनमें करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं बीसीई भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और ईसवी जो है आप लोगों की, इसको एडी यानी कि एनो डोमिनी बोला जाता है, और जिसे कहीं कहीं पर क्या यूज़ किया जाता है? सी यानी कि कॉमन एरा भी कहीं कहीं पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आप लोगों के सामने, कैलेंडर। वर्तमान कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे 1582 एडी में या 1582 ईस्वी में जो है रोम के एक पोप हुआ करते थे, 13वें पोप थे। कौन से 13वें पोप थे? ग्रेगोरी। इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर की, 1582 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर अब स्तूपों की बात करें तो स्तूप जो थे उनका शाब्दिक जो अर्थ हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? टीला हुआ करता था। और प्राय सभी स्तूपों के अंदर अगर देखा जाए तो एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध जो थे, या फिर उनके जो अनुयायी लोग जो थे, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनके शरीर के अवशेष। और अवशेषों में क्या क्या? दांत, हड्डी, या फिर जो राख थी उनकी वो, या फिर उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री। जो महात्मा बुद्ध थे या जो अनुयायी थे उनके द्वारा जो सामग्री प्रयोग की गई उसमें, या फिर वो सामग्री या फिर पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे, किसमें? स्तूपों में। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। आगे देखिए, आगे बताया है इसने पुरा स्थल के बारे में। किसके बारे में? पुरा स्थल के बारे में। देखिए, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरा स्थल कहलाते हैं। प्राय अगर देखा जाए तो पुराय स्थल जो थे वो जल स्रोतों जैसे कि नदी, तालाब, झील और समुद्र के किनारे पाए जाते थे। वहीं से खुदाई कर करके इनको पता चलता था उनके इतिहास के बारे में। ठीक है, संग्रहालय की बात करें, संग्रहालय क्या होता है? तो ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं हमारी, उनको एक सुरक्षा प्रोवाइड करना, या जिनको सुरक्षित रखा जाता है जिस स्थान पर वस्तुओं को, उस स्थान को क्या कहा जाता है? संग्रहालय कहा जाता है। धर्मेतर साहित्य क्या था? तो धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ जो था वो क्या था? धर्मेतर साहित्य कहलाता था।
और ध्यान रखना इस पॉइंट को कि महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। दूसरा इसने बताया है कि लंदन में जो स्थित है एक ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी माना जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास प्रश्न जिनके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए जो आपने चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन हाँ, आपको इसके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको वहाँ उनको पिन कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, समझिए कि गेहूं और जौ की फसलों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा इसने दिया है कि इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र जो था वो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। ये सब मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, उपर्युक्त में से सही उत्तर चुनिए, केवल एक और दो इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहीं हम आपको राइट आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में इसने बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसने दिया है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। किसका? आरंभिक नगरों का विकास हुआ। दूसरा इसने दिया है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के तट पर आरंभिक नगरों का विकास जो था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ वहाँ पे ऊपर। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन इसने बोला है, तीसरे क्वेश्चन में आपको कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन जो है उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवंती, वज्जी और मगध और काशी। जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है ये भारत देश के नाम जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें बताना है भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया इसने, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू अथवा हिंदोस और इस नदी को जो है या इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। दूसरा इसने बोला है कि भरत नाम का प्रयोग जो था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति जो ऋग्वेद है उसमें भी देखने को मिलता है। ये मैंने आपको मैप बना करके जो समझाया था उसी के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो आप इसका राइट आंसर बता दोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि के संदर्भ में किसके में पांडुलिपि के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया है इसने, अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती थी। अगर आप लोगों को याद होगा पॉइंट तो आप बता देंगे। ठीक है, तो पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़ के पत्रों को काट करके अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नाम का जो पेड़ था उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और तीसरा है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी, जो केवल किस में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। आगे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अभिलेख के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग जो थे वो अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखकर पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि अशोक का कांधार से प्राप्त जो अभिलेख है निम्नलिखित में से किस लिपियों में या किन लिपियों में लिखा गया है? अरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल और यूनानी और अरमाइक। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये जो पहला चैप्टर था इतिहास का वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको एनसीईआरटी को अब हाथ नहीं लगाना पड़ेगा बिल्कुल भी। इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो बैच चल रहा है 2022-23 के लिए लाइव बैच, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, उसकी डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एप्लीकेशन का लिंक भी वहीं आपको मिल जाएगा जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। और फीस का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में उसे सबमिट कर सकते हैं। 3000 आप पे करके आप एनरोल कर सकते हैं और बाकी की शेष बकाया फीस को आप 2 इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।